नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम है। कल आप लोग केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। अगर आप लोग कल केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, जिन बच्चों का कल केमिस्ट्री का एग्जाम है वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न कल आप लोगों के केमिस्ट्री वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें से कौन सा हैलोजन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, आप लोग बताएंगे। कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था? तो धनात्मक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं पहला का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों पहला का सही आंसर होगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर होगा +6। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा नंबर के सवाल में है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है बताएंगे। कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा या फिर निकेल। तीसरा का सही आंसर बताएंगे। तीसरा का सही आंसर होगा कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है। आप लोग बताएंगे कि इसमें से किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है। तो यहाँ पर 4 का सही जवाब होगा दोस्तों शुष्क Ag2O। यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है। आप लोग बताएंगे कि इसमें से कीटोहेक्सोज कौन है। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है या फिर स्टार्च है। तो 15 नहीं 5 का यहाँ पर सही आंसर होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। ठीक है, फ्रक्टोज। यहाँ पर 6 नंबर सवाल है, एसिटामाइड होता है। एसिटामाइड अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है या फिर उदासीन होता है। दोस्तों एसिटामाइड जो होता है वो दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है, तो उदासीन होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, एसिटामाइड उदासीन होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 नंबर सवाल है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है। आप लोग बताएंगे कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है। तो यहाँ पर 7 का सही आंसर होगा डायएथिल ईथर। डायएथिल ईथर बनता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर सवाल है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है। अवकृत करने की क्रिया प्रगलन कहलाती है, भर्जन कहलाती है, निष्पादन कहलाती है या फिर निक्षालन कहलाती है। सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा प्रगलन। ठीक है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अचुंबकीय है। और अनुचुंबकीय पूछा है ना। हाँ, अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय
अनुचुंबकीय, अचुंबकीय नहीं, अनुचुंबकीय आप लोगों से पूछा गया है। स्क्रीन मेरे मोबाइल का फूटा हुआ है दोस्तों, इसीलिए कोई प्रश्न हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए कुछ मैं गलती बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में मैं सुधार दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गलती ही बोल रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है, तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर 10 नंबर के सवाल में है, आप देख सकते हैं बोला गया है PtC2H4Cl3 माइनस में Pt की ऑक्सीकरण संख्या है। आप लोग बताएंगे कि इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। प्लैटिनम की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो होगी +2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देगा। इनमें से कौन आयोडोफार्म परीक्षण नहीं दे सकता है, तो यहाँ पर 11 के लिए सही आंसर होगा बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल ही बिल्कुल भी परीक्षण नहीं देगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 12 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें देख सकते हैं अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को देखकर आप लोगों को बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या है। दोस्तों इसका जो IUPAC नाम है वो है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइक अम्ल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइक अम्ल ही इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ बात करते हैं 13 नंबर के सवाल में, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक इनमें से कौन है दोस्तों, तो 13 के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पी-टॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 14 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। इनमें से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है बताएंगे, तो यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा लैक्टोस। लैक्टोस ही दूध में उपस्थित रहता है, याद रखिएगा, ठीक है, लैक्टोस डाइसैकेराइड ही दूध में उपस्थित रहता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण इनमें से कौन है दोस्तों, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, यानी कि कांच। कांच हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं या फिर सभी प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 4 प्रकार के। क्रिस्टल हमारे 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल है, HSP संरचना में पैकेज प्रभाज होता है। HSP नहीं है, HCP है। यहाँ पर HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है बताएंगे, तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर होगा 0.74। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल है, प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। आप लोगों को उस समीकरण को बताना है जिसके द्वारा प्रसारण दाब व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर हो जाएगा P = CRT। ऑप्शन नंबर ए 18 का राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है, यानी कि कम है। आप सभी बताएंगे कि इनमें से किस जलीय घोल की हिमांक बिंदु सबसे कम है, तो यहाँ पर 19 का सही जवाब होगा 0.01 MnCl। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर आते हैं 20 नंबर के सवाल में। 20 नंबर के सवाल में पूछा गया है 0.1 MbA NO2 का होल्टवाइज घोल का वांट हॉप गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर होगा। विघटन स्तर कितना % होगा आप सभी बताएंगे, तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 87%। 87% होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 81 नंबर सवाल है, किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध दिया गया है। किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध किससे दिया गया है, तो यहाँ पर π/C = ST से, π/C = ST से दिया गया है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर सवाल में है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। निम्न में से ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होती है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता या मोललता, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोललता। मोललता बिल्कुल भी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, मोललता पर बिल्कुल भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
23 नंबर सवाल है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल कौन कौन है आप सभी बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, या बी वाला, या सी वाला, या डी वाला, कौन वाला बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही होगा वो होगा डी वाला, O2 और H2। ठीक है, देखिए विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद पर मिलेगा O2 यानी कि ऑक्सीजन, और ऋणोद पर मिलेगा हाइड्रोजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 24 नंबर सवाल है, 1 फैराडे किसके बराबर होता है, कितने कूलाम के बराबर होता है। तो 96,500 कूलाम के। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हमारा कौन होगा। तो यहाँ पर सही आंसर दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया है 2 यहाँ पर सही आंसर जानते हैं 24 का हो जाएगा लगभग, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, लगभग करेक्टली ना, लगभग आप लोग लेके चलिएगा, लगभग ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, यहाँ पर 25 नंबर सवाल में पूछा गया है, वैद्युत अपघट्ट से इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रोड का नाम बताना है। जिस इलेक्ट्रोड से वैद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैथोड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कैथोड से ही घोल में प्रविष्ट करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 26 नंबर सवाल में है, आप अभिक्रिया को देख लीजिए और बताइए कि यह अभिक्रिया की कोटि क्या है। ठीक है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य होगी, प्रथम होगी, द्वितीय होगी, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास द्वितीय कोटि वाला। यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि वाला है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर सवाल है, किसी भी पदार्थ की क्रिया कराने की दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ की क्रिया कराने की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अणु भार पर निर्भर करता है, परमाणु भार पर निर्भर करता है, या फिर तुल्यांक भार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर दोस्तों 28 नंबर सवाल है, अभिक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभिक्रिया देख लीजिए और बताइए कि इसकी कोटि क्या है। इसकी कोटि 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, या फिर 0 होगा। तो यहाँ पर 28 के लिए राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 2। ठीक है, इस अभिक्रिया की कोटि 2 है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर सवाल में है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो 29 के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से 40 किलोरी जूल। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर के सवाल में आते हैं, यहाँ पर किलोरी जूल नहीं बोलेंगे, किलो जूल। किलोरी का जानते हैं सीएल होता है ना, सीएल होता है कैलोरी का। ठीक है, कैलोरी भी बोल सकते हैं, किलोरी भी बोल सकते हैं। कैलोरी का सीएल होता है, तो यहाँ पर किलो जूल में दिया है, किलो जूल में। भौतिक अधिशोषण में लगभग 20 से 40 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुल जूल, यहाँ पर किलो जूल प्रति मोल बोलेंगे, किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, किलो जूल प्रति मोल यहाँ पर देख सकते हैं। आइए 30 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। आप बताएंगे कि इनमें से किसके लिए हिमांक का अवनमन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या होगा। 30 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर सवाल है, 234.0 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या है। घोल का मोलर सांद्रण बताना है आप सभी को। तो यहाँ पर 31 का सही आंसर होगा 0.5। ठीक है, घोल का मोलर सांद्रण आ जाएगा 0.5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग 32 नंबर के सवाल में। 32 नंबर सवाल है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है। जो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन है, उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परावर्तित कर देता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, या फिर प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन। तो ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परावर्तित कर देता है। परावर्तित नहीं जी, परिवर्तित कर देता है यहाँ पर। ठीक ना, थोड़ा सा स्क्रीन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है।
प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। यही दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आइए 33 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या होगा? लोहे का मुख्य अयस्क दोस्तों तीनों ही हो जाएगा, मैग्नेटाइट भी, सिडराइट भी, हेमेटाइट भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 34 नंबर सवाल है जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा होता है, या फिर फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है? तो यहाँ पर 34 के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर सवाल में है ऑस्पेलेटर है। ऑस्पेलेटर क्या है जी? ऑस्पेलेटर क्या है? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशुद्ध जिंक। ऑस्पेलेटर दोस्तों एक प्रकार का अशुद्ध जिंक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर सवाल है साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, आप लोगों को पता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? इसमें बताएंगे कि इसमें से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो यहाँ पर 37 के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों BF3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को याद करेंगे, यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को। 38 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है आप सभी से दोस्तों, कहा गया है H3PO3 है एक। H3PO3 एक क्या है बताएंगे आप लोग? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर हो जाएगा द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है? द्विभाषमिक अम्ल। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर सवाल है हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण होता है sp3। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर सवाल है समुद्री जल से पाया जाने वाला तत्व है। समुद्री जल से पाया जाने वाला तत्व है सोडियम। 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सोडियम नहीं आयोडीन होगा, आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम नहीं, सोडियम बिल्कुल भी नहीं होगा, आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल होगा किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? आप सभी को उस तत्व का नाम बताना है जिसका ऑक्सीकरण +2 ऑक्सीकरण, ठीक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, अस्थाई है। तो 41 का यहाँ पर सही आंसर होगा Pb यानी कि लेड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 42 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणु चुंबकीय है? आप सभी बताएंगे कि इनमें से कौन संक्रमण धातु का आयन अणु चुंबकीय है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर। ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं 43 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका आप बताएंगे। तो यहाँ पर 43 का सही आंसर होगा आयरन कैथोड बनाकर। आयरन कैथोड बनाकर हम लोग लोहे का जंग, लोहे में लगने वाला जो जंग है उसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 44 नंबर के सवाल में कहा गया है Na3CrC2O4 का होल्थराइज में Cr के उपसह संयोजक की संख्या है। उपसह संयोजक संख्या बताना है। तो 44 के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों Zn2+। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी 6 होगा। 45 नंबर सवाल है निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय कौन है दोस्तों इनमें से? तो इनमें से प्रतिचुंबकीय जो आयन है उसका नाम है दोस्तों Zn2+। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 46 नंबर के सवाल में है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व कैसा उपस्थित होना चाहिए? ऑक्सीजन वाला, कार्बन वाला, हाइड्रोजन वाला या नाइट्रोजन वाला? तो 46 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन वाला। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। 47 नंबर सवाल है एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है? आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर क्या होगा? किस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है? आप लोग उस अभिक्रिया का नाम बताएंगे। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। 47 का सही आंसर क्या होगा? तो विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर सवाल है
ईथेन में कार्बन का संकरण है। ईथेन में कार्बन का संकरण कैसा होता है? ईथेन में कार्बन का संकरण दोस्तों sp3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा। 49 नंबर सवाल है, एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? एल्किन इनमें से योगात्मक अभिक्रिया देती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, या फिर दोनों देती है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा योगात्मक। एल्किन एक प्रकार का योगात्मक अभिक्रिया देती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 50 नंबर सवाल में कहा गया है, कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र सन्निहित है? कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र सन्निहित है? तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों CH3O। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है बताएंगे? बेंजाल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, एसीटोन, या फिर फॉर्मिक अम्ल? यहाँ पर 51 का राइट आंसर क्या होगा? 51 का राइट आंसर होगा बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड 51 का राइट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल में है, यहाँ पर अभिक्रिया देख लीजिए आप लोग, अभिक्रिया देख लीजिए, ठीक है। बताइए कि इस अभिक्रिया का IUPAC नाम क्या है? इस अभिक्रिया का IUPAC नाम क्या होगा? इस अभिक्रिया का IUPAC नाम होगा एन इथाइल एसिटामाइड। एन इथाइल एसिटामाइड ही इस अभिक्रिया का नाम होगा। कौन सा? तो IUPAC। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 53 नंबर सवाल है दोस्तों, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों 53 के लिए राइट आंसर हो जाएगा CHCl3 धन KOH। इन्हीं के द्वारा की जाती है प्राथमिक एमीन की पहचान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 54 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगणक बहुलक नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? यहाँ पर गिलपटल होगा, नॉयलन 6 होगा, PTE होगा, या फिर नियोप्रीन होगा? तो यहाँ पर 54 के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नियोप्रीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल है, ब्यूना N तथा ब्यूना S क्या है? ब्यूना N तथा ब्यूना S क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर 55 का सही आंसर होगा संश्लेषित रबर है, ठीक है, संश्लेषित रबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 56 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या होता है आप बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, या फिर कोई नहीं होता? तो यहाँ पर 56 का सही आंसर हमारे पास मिल जाएगा दोस्तों प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर सवाल है, ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या है बताएंगे? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, या फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल? 57 का राइट आंसर बताएंगे? 57 का राइट आंसर होगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? आप सभी बताएंगे कि इसमें से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो यहाँ पर 58 के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा सैकरीन, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट, यानी कि तीनों सही होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इनमें से सभी। 59 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें दोस्तों पूछा गया है, वह पदार्थ जो शरीर के बुखार को कम करता है उसे क्या कहते हैं? शरीर के बुखार को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है क्या? तो जवरनाशी। देखिए, बुखार को जवर कहा जाता है, जवर को कम करने वाला को कहा जाता है जवरनाशी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर सवाल में है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, किसके द्वारा बताइए? किसके द्वारा पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है? तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रत्यय अम्ल। प्रत्यय अम्ल के द्वारा रोका जा सकता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 नंबर सवाल है, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी बताएंगे। तो 61 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बूटर्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? बूटर्ज अभिक्रिया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। आप सभी बताइए कि इन चारों में फिनॉल कौन है? फिनॉल कौन है जी? इन चारों में जो फिनॉल है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला, ये वाला ना, इसी को फिनॉल बोलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं 63 नंबर के सवाल में। इसमें आप सभी से दोस्तों पूछा गया है 63 नंबर के सवाल में, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ क्या निर्माण करता है?
इथेनॉल जल में घुलनशील है। आप सभी को बताना है कि जल में घुलनशील है। क्यों घुलनशील है? क्योंकि यह जल में कुछ निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इथेनॉल जल में घोलकर जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 नंबर सवाल है दोस्तों, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है बताएंगे। ग्लिसरॉल जो है दोस्तों वो एक प्रकार का हो जाएगा यहाँ पर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 नंबर सवाल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लूसाक प्रतिकारक जांच द्वारा, या फिर विक्टर मेयर परीक्षा द्वारा। विक्टर मेयर परीक्षा सही है, या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर 65 के जानते हैं सही आंसर क्या होगा? सभी होगा, सभी। इन सभी के द्वारा ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर की जांच किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, अब हम लोग या अंतर जांच एक ही होता है जी, एल्कोहल में जांच ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। 66 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है इथॉक्सी इथेन कौन है? इथॉक्सी इथेन इनमें से कौन है दोस्तों? इनमें से इथॉक्सी इथेन का नाम बताना है आप सभी को। तो इसमें से इथॉक्सी जो इथेन है वो हो जाएगा C2H5O C2H5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग सभी याद रखिएगा। 67 नंबर के सवाल में आते हैं। कौन कार्बनिक, आप सभी से पूछा गया है दोस्तों, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? आप लोग बताएंगे कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। यहाँ पर 67 का राइट आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HCOOH। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 68 नंबर सवाल है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका होगा सही आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मिथेनाइक अम्ल। मिथेनाइक ना, एथेनाइक अम्ल है, एथेनाइक अम्ल है। 68 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में कौन एकल सेकेराइड है? एकल सेकेराइड का नाम आप सभी को बताना है। तो 69 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रूकोटोज। फ्रूकोटोज होगा, ठीक ना, फ्रूकोटोज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर 70 नंबर सवाल है, पाराऑल्डिहाइड किसका त्रिज्यक है? पाराऑल्डिहाइड किसका त्रिज्यक है? तो यहाँ पर 70 का सही आंसर होगा इथेनॉल। इथेनॉल आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपका जो केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है उससे संबंधित 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सोल्यूशन करा दिया है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके उत्तर को याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने हर एक प्रश्न का सही आंसर बताया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आप लोग। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।